नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। रायपुर के समीप ग्राम नकटी में बुलडोजर एक्शन के पीछे क्या कुछ बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों का भी हाथ है? दरअसल ये चौंकाने वाली बात कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रखी थी तब उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन जिक्र किया था 51 एकड़ की जमीन कांग्रेस के किसी बड़े नेता की है। उन्हें मोबिलाइज करने के लिए पुरानी भूपेश बघेल सरकार ने नोटिस दिया था। ये बातें तो वो पॉलिटिकल लिहाज से सही रख रहे थे, लेकिन इसकी कुछ सच्चाई को भी समझने का हमें मौका मिला। दरअसल जब नकटी में बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हुआ और लगातार कांग्रेस के नेताओं का आना जाना लगा रहा, जिस वक्त भूपेश बघेल नकटी के ग्रामवासियों को संबोधित कर रहे थे तभी पीछे से किसी ने एक उद्योग घराने का नाम लिया, हीरा ग्रुप का नाम ले रहे थे। सब कुछ सुनते हुए भूपेश बघेल चुप रहे। एक नहीं बल्कि दो तीन बार वहां से हीरा ग्रुप की जमीन होने की बात सामने आई, लेकिन गौरीशंकर श्रीवास तो कुछ और ही नाम लेना चाह रहे थे। कांग्रेस के उस अरबपति नेता के बारे में हम आगे समझेंगे। पहले भूपेश बघेल के उन लम्हों पर आप गौर करें जिस वक्त वो नकटी के लोगों को कुछ गहराई से समझा रहे थे कि किस तरह से आंदोलन करना है, कैसे मौजूदा सरकार ने उनके साथ गलत किया, वगैरह वगैरह। तो तुम्हारा मेंबर ताकत दिखाओ। अब ताकत दिखाना बगल में अतिक्रमण करे थे, दिखाए ना हीरा वाला विष्णु के ताकत है तो ये कौन ग्रुप वाला बेजा कब्जा करे कहा हीरा करे है ना। अब चले जब आए हैं सत्ता में, जब सत्ता आए भाजपा सबसे बढ़े आगे ये वो मांग होना चाहिए। वो अतिक्रमण ने पहली वो तोड़ा, वो टूटना चाहिए। तो आपने गौर किया होगा वहां हीरा ग्रुप का नाम ले रहे थे। दरअसल जिस नकटी गांव में ये बुलडोजर एक्शन हुआ वो रायपुर एयरपोर्ट के बेहद नजदीक है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय विमानतल उसी के ठीक समीप है जैनम पैलेस, और इसी जैनम पैलेस के पीछे की जिस जगह की उल्लेख की जा रही थी वो जगह काफी बेशकीमती हो गई है। समय के लिहाज से उसका मूल्य बढ़ता गया और गौरीशंकर श्रीवास जिस 51 एकड़ जमीन की बात कर रहे थे, दरअसल वो जमीन किसी और की नहीं बल्कि राम गोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस के मौजूदा कोषाध्यक्ष हैं, विगत 2.5-3 सालों से वो फरार हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईडी से लेकर ईओडब्ल्यू लगातार उन्हें खोज रही है, जिनके विरुद्ध 2 दर्जन से ज्यादा बार नोटिस जारी हो चुकी है। गौरीशंकर श्रीवास नाम लेने से बच रहे थे, इसके भी कुछ गहरे कारण हैं। दरअसल कांग्रेस के इस कोषाध्यक्ष की भी गहरी रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी पे हम नहीं जा रहे हैं। फिलहाल भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जो नाम लेते लेते रुक गए, उनके शब्दों पर आप गौर करें। कांग्रेस पार्टी के समय 2021 में जब यह तय हुआ, सभी विभाग से जब एनओसी प्राप्त हो गया कि यहां पर हाउसिंग बोर्ड सामूहिक आवास बना सकता है, उसके तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता जो पिछले 3 साल से फरार हैं, उन्होंने एक अवैध कॉलोनी बसाने के लिए अवैध प्लाटिंग के तहत 51 एकड़ की जमीन ली। और जिस बात का जिक्र नवीन मार्कंडे जी ने किया कि उस समय 3 हेक्टेयर में कब्जा था, वो बढ़कर 15 हेक्टेयर हो जाता है। विधानसभा चुनाव के करीब 10 महीना पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में होना था, नवा रायपुर में। इसके लिए उस समय की भूपेश बघेल सरकार ने भी अपनी ओर से काफी खर्च किया था और गुलाबों की पंखड़ियों वाला वो मार्ग तो आपको याद होगा जब एजाज ढेबर ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सम्मान में गुलाबों की पंखड़ियां बिछा दी थी। उसी राष्ट्रीय महाधिवेशन के करीब 10 महीना पहले 20 फरवरी 2023 को ईडी की छापेमारी होती है। राम गोपाल अग्रवाल के ठिकानों पर वो छापेमारी होती है। तब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि अधिवेशन के तैयारी में लगे थे, इसलिए छापेमारी हो रही है। तब छापेमारी भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी हुई थी, लेकिन वहां भी यही आरोप लगाया गया था। इसके बाद ये कार्रवाई रुकी नहीं। उसी कोयला घोटाले वाले मामले में ईडी ने 21 जुलाई 2023 को भी राम गोपाल अग्रवाल के अनुपम नगर स्थित मकान के अलावा कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी हुई। वही एक अंतिम तारीख थी। उसके बाद राम गोपाल अग्रवाल आज की तारीख तक लगभग 3 साल हो गए हैं फरार हैं, लेकिन आज की तारीख तक भी कांग्रेस के
कोषाध्यक्ष हैं। ऑफिशियली यही राम गोपाल अध्यक्ष आज भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। इन्हीं के बारे में भाजपा प्रवक्ता नाम लेने से बच रहे थे। इनकी जांच की बात जब सामने आ रही है तो अच्छे लोग पीछे हट जा रहे हैं। दरअसल ये मामला उतना सरल नहीं है जो नजर आ रहा है। अब यह समझना होगा आखिर राम गोपाल अग्रवाल के घर पर, ठिकानों पर ये छापेमारी क्यों हो रही थी। तो ये मामला सीधे तौर पर कोयला लेवी घोटाले से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस की जो फंडिंग होती थी उनके कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के माध्यम से ही होती थी, जैसा कि ईडी ने पहले भी प्रामाणिक रूप से अदालत के सामने बताया कि कैसे कोयला लेवी और शराब घोटाले का पैसा राम गोपाल अग्रवाल और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को मिलता था। बात यदि सिर्फ कोयला घोटाले की कर ली जाए तो ईडी ने मई 2023 में, यानी अब से करीब 3.25 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोयला लेवी घोटाले में जो जांच हुई है उसमें 90 अचल संपत्ति, आलीशान वाहन, आभूषण और 51 करोड़ 40 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। और ये नकदी बरामद की गई है उस समय की रूलिंग पार्टी यानी कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय प्रसाद, पीसीसी कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह व विनोद तिवारी, आईएएस रानू साहू और कोयला लेवी व्यापारी सूर्यकांत के नाम पर यह प्रॉपर्टी और नकदी बरामद की गई है। इससे पहले आईएएस समीर बिश्नोई और कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री की आंख कान नाक कहलाने वाली बेहद करीबी उनकी उप सचिव सौम्या चौरसिया भी इस मामले में साफ तौर पर आरोपी थी, जिनके पास से काफ़ी नकदी और संपत्तियां बरामद की गई। जांच में खुलासा किया गया कि ये सारा माल जनता का लूटा हुआ था, यानी शराब और कोयला घोटाले जैसे दूसरे घोटालों की रकम थी। इसी मामले में सबसे प्रमुख नाम था राम गोपाल अग्रवाल का, जिस बारे में नकटी का मामला अभी फिलहाल गरमाया हुआ है। पहली नज़र में तो नकटी का मामला ये लग रहा था कि शासन ने अपने स्तर पर बुलडोजर चलवाया है, लेकिन जिस तरह से पटवारी का प्रतिवेदन सामने आया और जिस तरह से 2021 में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब हाउसिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एसडीएम को बाकायदा कब्जा खाली करवाने की गुहार लगाई थी, तब ऐसा माना जा रहा था महज 3 हेक्टेयर में ही कब्जा है। और काफ़ी सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो ये बताते हैं कि नकटी में बहुत पुराना कोई अवैध कब्जा नहीं था, ये धीरे धीरे अवैध कब्जे बढ़ते गए, जिसके बारे में भाजपा के प्रदेश महासचिव नवीन मार्कंडे ने प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारियां दे दी। लेकिन उसके अगले ही दिन वन मंत्री केदार कश्यप भी सामने आए, उन्होंने भी कुछ नई बातें रखी और ये समझाने की कोशिश की कि नकटी में जो अवैध कब्जा हटाया गया है वो सिर्फ एक वार्ड का कब्जा था। आखिर केदार कश्यप ने इस एक वार्ड वाली बात को क्यों रखा, इस पर भी आप गौर करें। नकटी ग्राम में 17 वार्ड आते हैं और 17 वार्ड में एक वार्ड जहां पर अतिक्रमण किया गया है वहीं पर ही उनको विस्थापित करने की कार्रवाई की गई है। किस तरीके से विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने वहां पर लोगों को भड़काने का काम। भाजपा की दूसरे दिन की पत्रकार वार्ता में हमें उम्मीद थी कि शायद राम गोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं उनका नाम लिया जाएगा, हो सकता है हीरा ग्रुप का भी नाम लिया जाए। आसपास बड़े बड़े उद्योगपति और कारोबारियों की जो जमीनें हैं, ऐसा दावा किया जा रहा था कि यहाँ अवैध प्लॉटिंग की तैयारी है, जैसा कि भाजपा खुद ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी। लेकिन इस बारे में नहीं बताया गया, नाम नहीं लिया गया। अब बारी भूपेश बघेल की भी थी, वो तो थोड़ा शायद तिलमिला गए, इसलिए वो अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने लगे। लगातार ये बताने लगे कि भाजपा के डीएनए में ही झूठ बोल रही है। इतना झूठ बोलेंगे, सफेद झूठ बोलने बेशरम लोग हैं, इसको शर्म भी नहीं आता। सब कुछ इनका किया धरा है और उसके बाद अब बेशर्मी का हद तक के जाके ये झूठ बोलते हैं, इनके खून में, इनके डीएनए में। यहाँ आपने भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज और उनकी तिलमिलाहट पर गौर किया होगा। वो ये नहीं बता पा रहे थे कि नकटी में किस तरह से उनकी सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जबकि ये बात उन्हें तथ्यात्मक रूप से सामने रखनी थी। अब भाजपा के बाद कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके लिए जो हमारे पास सूचना आई है, राज्यपाल से मिलने का समय कांग्रेस की ओर से मांगा गया है, तारीख भी तय कर ली गई है 10 जुलाई की। 10 जुलाई को राज्यपाल कभी भी अपनी सुविधा अनुसार उन्हें
उन्हें समय दे दें, ऐसा एक पत्र जारी किया है। और कांग्रेस की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं उनके नाम होंगे पूर्व मंत्री धनेश साहू, शिव कुमार डहरिया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन और पप्पू राजेंद्र बंजारे के अलावा नकटी जांच समिति के सदस्य एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और भाजपा के आरोपों का खंडन करेंगे। नकटी गांव जिस इलाके में पड़ता है वहां के विधायक हैं अनुज शर्मा, सांसद है बृजमोहन अग्रवाल। जाहिर तौर पर उनके विरुद्ध कांग्रेस की ओर से स्थानीय लोगों को जिनका अतिक्रमण हटाया गया, ये समझाया गया है कि आपके नेताओं ने आपको धोखा दिया है। और जिस तरह से सोशल मीडिया में इन दोनों ही नेताओं के विरुद्ध अपशब्द और यहाँ तक गालियां भी परोसी गई, उसे भी अनकट अनसेंसर चलाया गया और भाजपा की ओर से इसका कोई विरोध भी नहीं किया गया। यहाँ गहराई से समझना होगा कि किस तरह से इमोशन कार्ड खेले जाते हैं। और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इससे भाजपा को नुकसान हुआ है। वो पार्टी के उचित फोरम में सारी बातें रखेंगे, लेकिन फोरम से पहले ही बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो सब कुछ कह दिया और बता दिया कि किस तरह से उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें आश्वासन दिया गया था बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन ऐसी जल्दी भी क्या थी कि बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली पहुंचे और यहां बुलडोजर शुरू हो गया। दरअसल यहां भी समझना होगा, नोटिसें काफी लंबे समय से जा रही थी। हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल को यह बात अच्छी तरह से पता होगी कि नकटी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। बारिश का समय था, इस बात का लिहाज करना था। भले ही स्थानीय लोग गलत भी थे, तब भी थोड़ा मौका देना था। और व्यवस्थापन के लिए जैसे बातें सामने आ रही है, व्यवस्थापन तो तुरंत किया गया, लेकिन चूंकि व्यवस्थापन साफ सुथरा और उतना वृहद नहीं था, जिसके बाद सोशल मीडिया में वीडियो और फोटो बनाकर जिन बातों को प्रस्तुत किया गया उसे भी समझ लेना चाहिए। बदले हुए हालात में अब तस्वीरें बोलती है। काम चाहे आप करें ना करें, वीडियो अच्छी बननी चाहिए। ऐसे दिखावे के युग में, सोशल मीडिया के दौर में हमारी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी हो सकता है आगे अपना पैटर्न बदलना पड़े। धूप में चलिए हल्के पांव। फिलहाल इस मामले में सब कुछ हर किसी को समझ में आ रहा है कैसी राजनीति हो रही है और कैसे मुआवजे के लालच में नकटी में वहां के पुराने सरपंच के द्वारा कब्जा करवाया गया 10-10 हज़ार फीट के। आप सोचिए 21 लोग अगर इतने बड़े बड़े विशाल सरकारी भूभाग में अवैध कब्जा करके रहते होंगे, और जैसा कि एक परिवार की ओर से दावा किया जा रहा था कि उसने तो लोन लेकर 50 लाख का मकान बनाया, वहाँ प्रधानमंत्री आवास भी बने, ये सारी बातें सबको पता है। उसके बाद भी लोग भावनाओं को समझते हैं, मानवता को समझते हैं, इंसानियत को समझते हैं। कानून चाहे जो भी हो, इंसानियत और व्यवहारिक पक्ष को ही ज़्यादा बल मिलता है। फिलहाल सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है। फिलहाल इस मामले में अभी और राजनीति बाकी है। क्या ख्याल है आपका आज के संघ के बारे में? कमेंट कीजिएगा। हम इसलिए बार बार आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए। जब अच्छे लोग आएंगे तभी तो मानवता और इंसानियत की सही ढंग से भलाई हो पाएगी। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। कमेंट कीजिएगा आज का अंक कैसा लगा। नमस्कार।